नमस्कार दोस्तों, आज हम जो है बायोलॉजी का क्लास ले रहे हैं, 9th क्लास का कोशिका विज्ञान, जिसमें जो है मुख्य बातों को दर्शाया गया, फंडामेंटल चीज को जो हमेशा क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। उसके बाद आप कोई भी बुक पढ़ेंगे तो आपको बुक जो है समझ में आएगा, यानी एनसीईआरटी आपको समझ में आएगी। इसलिए जो है हमने उससे जो है जो एकदम इम्पोर्टेंट चीज है उसको लेके एनसीईआरटी बेस पर रखा है, इसलिए यहाँ पर लिख दिए है एनसीईआरटी आधारित। अब देखिए, कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी पढ़ने से पहले कुछ मुख्य बातों को हम लोगों को जानकारी होना चाहिए, जिससे कि हम लोगों को पढ़ने में ये जो है एनसीईआरटी जो है बढ़िया तरीका से समझ में आ जाए। क्योंकि ऐसी शिकायत आई कुछ बच्चों से कि हम लोग सर पढ़ते हैं, यानी कि कोई अगर बच्चा हमको मिला तो कहा कि सर हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं लेकिन एनसीईआरटी समझ में उतनी नहीं आती है। तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो एनसीईआरटी समझ में बढ़िया से आ जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, इसके मुख्य पॉइंट को आपके पास में रखा है। जैसे देखिए, जीवन की मौलिक इकाई क्या होता है, कोशिका होता है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी किसे कहते हैं? सबसे पहला बात है कि जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कोशिका के संरचना एवं कार्यों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो कोशिका सभी जीवों की क्या है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यानी कहने का मतलब हुआ कि हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हम लोगों का सेल ही हर कार्य को करता है। ठीक है, हम लोगों का सेल ही हर कार्य को करता है। अब कहता है कि सेल क्या है, यानी कोशिका क्या है। तो जीवों की सबसे छोटी और संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। और प्रत्येक जीव एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है और कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई कहा जाता है ना। तो यही जीवन की क्या है, मौलिक इकाई है। उसके बाद हम लोग आते हैं कोशिका की खोज। कोशिका की खोज किसने किया था? तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपने ही बनाए माइक्रोस्कोप से कोशिका को देखा था। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की पतली स्लाइड में छोटे छोटे कक्ष देखे और उन्हें सेल नाम दिया। क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। क्योंकि सेल का मतलब क्या होता है, तो कोठरियां होता है, कोठी मतलब कोठरियां होता है। और उसको मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई पड़ा, जिसमें उसको क्या था, छोटे छोटे कोठरियां दिखाई पड़ी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, तो सेल पड़ गया। अब एंटोन वान लीeuwenhoek ने पहली बार क्या किया था, जीवित कोशिकाओं को पानी में देखा था। जैसे अमीबा हो गया, कुछ बैक्टीरिया हो गया, तो यानी कि जीवित सेल्स को इन्होंने देखा था। तो रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था, तो मृत सेल को देखा था, यानी कॉर्क यानी छाल में, है ना। इन्होंने मृत सेल को देखा था, यानी कि डेड सेल को। और एंटोन वान लीeuwenhoek ने इन्होंने किसको देखा था, जीवित सेल को देखा था। और देखिए, उसके बाद आया क्या, कोशिका सिद्धांत आया, है ना, जिसको सेल थ्योरी कहते हैं। सेल थ्योरी को देने वाले दो वैज्ञानिक थे, कौन कौन थे, स्लाइडेन एंड स्वान। इन्होंने क्या किया था, तो सेल थ्योरी दिया था। इन्होंने कहा था सेल थ्योरी में कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं और कोशिका जीवन की मूल इकाई है और नई कोशिका पुरानी कोशिकाओं से बनती है ना। नई कोशिका जो है वह किससे बनती है, तो पुरानी कोशिकाओं से बनती है ना। अब कोशिकाओं के प्रकार में आते हैं, तो प्रकार कौन कौन सा है, तो इसको जो है दो प्रकार से, संख्या के आधार पर इसको दो प्रकार में रखा गया। किसमें रखा गया है, तो पहला आता है दोस्तों एक कोशिकीय जीव और दूसरा आता है ना, बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय, एक मतलब क्या होता है, एक होता है, यानी केवल एक कोशिका से बने होते हैं। जैसे अमीबा हो गया, पैरामेशियम हो गया, तो ये सब जो होता है ना, सिंगल कोशिका का बना हुआ रहता है, मतलब एक कोशिका का बना हुआ जीव है, इसलिए इसको क्या कहते हैं,
तो हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं। बहुकोशिकीय मतलब क्या हो गया कि अनेक कोशिकाओं से जो बने होते हैं, है ना, जो अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे आपका हो गया क्या, मनुष्य हो गया, पौधे हो गए, तो ये सब में क्या होता है, मतलब बहुत ज्यादा क्या होता है, कोशिका होता है। अब आते हैं कोशिका के संरचना में, है ना, कोशिका की संरचना में तो कोशिका क्या होता है, झिल्ली होता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। कोशिका का बाहरी पतली परत को क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, है ना। और ये क्या होता है, चयनात्मक पारगम्य होता है, यानी सेलेक्टिवली परमेएबल रहता है। सेलेक्टिवली परमेएबल कहने का मतलब होता है कि हर चीजों को ये अपने अंदर में जाने नहीं देता है या बाहर होने नहीं देता है। सब चीजों को ये अपने अंदर जाने नहीं देता है। जैसे आप सिनेमा हॉल में, जिसके पास टिकट है वही अंदर जा सकता है, जिसके पास टिकट नहीं है वो अंदर नहीं जा सकता, यानी सिलेक्टिव चीजों को ही ये अंदर जाने देते हैं, है ना। और पदार्थों के आवागमन को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, यानी कि इसका मेन फंक्शन यही हुआ, है ना। कोशिका वित्तीय होता है, सेल वॉल होता है, ये जो है जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, केवल किसमें पाए जाते हैं, तो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जो किसकी बनी हुई रहती है, तो सेलुलोज से बनी हुई रहती है और कोशिका को मजबूती और निश्चित आकार देती है ना। अब तीसरा होता है कोशिका द्रव्य होता है, यानी साइटोप्लाज्म होता है ना। तो साइटोप्लाज्म क्या है, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच का जैली नुमा क्या होता है, पदार्थ होता है। इसमें कोशिकांग क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, है ना। कोशिकांग क्या हो गया, तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, है ना। तो ये सब जो है ना इसके अंदर में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, यानी कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच का, इसको याद रखेंगे, जेलीनुमा पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसमें जो है कोशिकांग उपस्थित होता है, यानी गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब जो है ना इसमें उपस्थित होते हैं। अधिकांश जैव रासायनिक क्रियाएं यही होती है, यानी इस बात को आपको याद रखना है, जितने भी जैव रासायनिक क्रियाएं हैं वो सब जो है ना कहाँ होती है, तो अधिकांश जैव रासायनिक क्रियाएं आपको कहाँ होती है, तो साइटोप्लाज्म में ही होता है, यानी कोशिका द्रव्य में ही होता है, यानी जैव रासायनिक क्रियाएं यहीं पर होती है। ठीक, अब आता है क्या, केंद्रक आता है। केंद्रक, है ना, तो कोशिका का ये क्या है, नियंत्रण केंद्र है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मस्तिष्क भी कहा जाता है। कोशिका का क्या कहा जाता है, तो मस्तिष्क भी कहा जाता है, यानी ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से पूरा जो है ना नियंत्रण होता है। न्यूक्लियस, इसमें क्या पाए जाते हैं, डीएनए, और उसके क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं, है ना। डीएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं, और वंशानुगत गुणों का क्या करता है, ये नियंत्रण करता है ना। वंशानुगत गुणों का क्या करता है, नियंत्रण करता है ना। अब आपका आता है छठा में प्रमुख कोशिकांग, यानी सेल ऑर्गेनेल्स आता है। जैसे क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या था, ये एटीपी ऊर्जा के लिए हम लोग जितने भी काम करते हैं तो हम लोगों को ऊर्जा की जरूरत पड़ती है ना। किसकी जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की। तो ये एटीपी का क्या करता है, निर्माण करता है ना। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का क्या करता है, निर्माण करता है एटीपी का। इसलिए एटीपी को क्या कहते हैं, करेंसी ऑफ एनर्जी कहते हैं। और इसको उत्पन्न करने वाला कहां से होता है, तो ये उत्पन्न कहां से होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से। और इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, या पावर हाउस कहलाता है, यानी कोशिका का पावर हाउस कहलाता है ना। इसी प्रकार आता है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ईआर होता है
है ना। ये भी क्या होता है, ये पदार्थों के परिवहन का कार्य करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक क्या होते हैं, रफ ईआर होते हैं। कि रफ ईआर इसलिए कहते हैं क्योंकि रफ ईआर में कौन होता है, राइबोसोम अटैच होता है। कौन होता है, राइबोसोम क्या होता है, अटैच होता है। जैसे ये हो गया आपका स्ट्रक्चर दे दिए, तो इसमें जो है ना आपका क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, अटैच होता है। तो जिसमें राइबोसोम अटैच होता है उसको क्या कहते हैं, रफ कहते हैं, है ना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसको शॉर्टकट में RER बोला जाता है। और ये जो होता है स्मूथ जो होता है, स्मूथ में जो है कोई राइबोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, SER पड़ा। लेकिन है ना, तो इसमें राइबोसोम होने के चलते ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है, और ये क्या करता है, फैट्स का सिंथेसिस। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होता है। क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होता है, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है। तो राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ते हुए आते हैं हम लोग, क्या गोल्गी एपरेटस, यानी गोल्गी काय है। तो गोल्गी एपरेटस का प्रमुख काम क्या है, पदार्थों का संग्रह, संशोधन और क्या एवं पैकेजिंग का काम करता है ना। इसलिए है ना, तो गोल्गी बॉडी एपरेटस का काम क्या है, पदार्थों का क्या करता है, संग्रह करता है, संशोधन करता है एवं क्या करता है, पैकेजिंग का काम करता है ना। अब आते हैं हम लोग अगला में, है ना। ये क्या है, तो और ऑर्गेनेल्स क्या पाया जाता है, जैसे लाइसोसोम पाया जाता है। तो लाइसोसोम को क्या कहते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं। ये अवशिष्ट पदार्थों को क्या करता है, गला देता है ना, यानी खा जाता है या गला देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग भी कहलाता है। अब सुसाइडल बैग किस अर्थ में कहते हैं, तो थोड़ा सा अभी आप लोग जान जाइए कि जैसे हम लोग उपवास करते हैं, क्या करते हैं, उपवास समझते हैं ना, यानी भूखे रहते हैं। तो जब हम लोग भूखे रहते हैं तो हमारी सेल क्या होती है, सेल को तो एनर्जी चाहिए, है ना। एनर्जी के लिए वो तो करेगा, तो ये लाइसोसोम उसमें क्या करता है, फट जाता है और सेल की संख्या को कम करने लगता है, जिसके लिए हम क्या होते हैं कि हम भूखे रहने के बाद जो है फिर भी एनर्जी मेरा क्या हो जाता है, तो बनते रहता है, और ज्यादा एनर्जी बनने के लिए हमको भोजन की आवश्यकता होती है। तो उसके चलते ये क्या करता है, सेल को ही मार देता है ना। तो सेल को मारने के बाद क्या होता है, सेल की संख्या क्या होती है, कम हो जाती है। तो जिसके चलते जो है हमको अधिक भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। और ये क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है, नष्ट कर देता है। जैसे टूटे फूटे ऑर्गेनेल्स ये सब होते हैं, या जो ऑर्गेनेल्स काम करना बंद कर दिए उसको ये क्या करते हैं, निगल जाते हैं। उसके बाद आता है वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है कि भोजन और जल एवं अपशिष्ट पदार्थों का क्या होता है, भंडारण करता है। और पादप कोशिकाओं में ये बड़ी होती है, लेकिन हम लोगों में ये क्या होती है, छोटी होती है ना। पादप कोशिका में इसका बड़ा होने का कारण ये है कि पादप के सेल में जितने भी अवशिष्ट होते हैं वो सेल में ही रह जाते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि उसका एक्सक्रीटरी कोई सिस्टम नहीं होता है, इसलिए उसके सेल के अंदर रखते हैं, और सेल के अंदर ही वो क्या होते हैं, और सेल के अंदर ही क्या होते हैं, वो
अपशिष्ट पदार्थ को रखते हैं और वो अपशिष्ट पदार्थ है ना तो वैक्यूम में जाके क्या होता है, जमा होता है। वो अपशिष्ट पदार्थ जो है वैक्यूम में जाकर क्या हो जाता है, तो जमा हो जाता है। ठीक, इसलिए जो है उसमें जो होता है प्लांट सेल में इसका साइज क्या होता है, बहुत ही बड़ा हो जाता है। उसके बाद होता है प्लास्टिड। जो प्लास्टिड क्या होता है, केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, है ना। जैसे क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है ना। और प्लास्टिक भी कई प्रकार के होते हैं जो क्या करते हैं, पौधों में रंग प्रदान करते हैं। यदि हम लोगों के शरीर में भी अगर यदि प्लास्टिक होता, क्लोरोप्लास्ट ये सब होता, तो हम लोग को भी भोजन के लिए दूसरे के पास में नहीं जाना होता, हम लोग परपोषी नहीं होते, तब क्या हो जाते, स्वपोषी हो जाते, है ना। और हम लोगों का शरीर का कलर भी भिन्न भिन्न कलर का हो जाता है ना, जिस तरह फूलों का रंग होता है। लेकिन हम लोगों में नहीं पाए जाते, केवल कहाँ पाए जाते हैं, तो केवल जो है ये पादप कोशिकाओं में पाए जाते है ना। अब छोटा सा यहाँ पर दे दिया है हमने पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर। तो देखो, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित होता है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। प्लास्टिड पादप कोशिका में उपस्थित होता है और जंतु कोशिका में प्लास्टिड क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। पादप कोशिका में रिक्तिका यानी वैक्यूल क्या होती है, बड़ी होती है, और इसमें जो है क्या होती है, छोटी होती है, यानी कि जंतु कोशिका में छोटी होती है। इसका पादप कोशिका का आकार क्या होता है, निश्चित होता है, और जंतु कोशिका का आकार अनियमित होता है। अब आते हैं हम लोग प्रोकार्योट एवं यूकार्योट, है ना, यूकार्योटिक कोशिका में। तो प्रोकार्योट और यूकार्योट केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है इसमें, है ना, यानी कि इसका जो केंद्रक का मेम्ब्रेन होता है ना वो नहीं बनता है, यानी है ना, तो इसलिए इसमें केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है। और इसमें केंद्रक क्या होता है, स्पष्ट होता है। यानी प्रो मीन्स क्या होता है, पहले, कैरियोटिक मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ना, यानी न्यूक्लियस बनने के पहले। और यूकैरियोटिक का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस बनने के बाद, समझ गए। यानी इसमें पूर्ण न्यूक्लियस रहता है, इसमें न्यूक्लियस जो है पूरा नहीं होता है। इसमें जो है क्रोमोसोम क्या होते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, और इसलिए केंद्रक स्पष्ट नहीं। इसमें केंद्रक क्या होते हैं, स्पष्ट होते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होता है ना, और ये क्या होता है, झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। जैसे उदाहरण के लिए इसमें क्या होगा, बैक्टीरिया होगा, और क्या होगा, तो ब्लू ग्रीन एल्गी है, और इसमें पौधे हो गए, जंतु हो गए, है ना। तो ये यूकैरियोट्स का उदाहरण है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, है ना। कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई क्यों कहते हैं, क्योंकि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, और जीवन की सभी क्रियाएं कहाँ होती है, तो कोशिका में होती है। इसलिए कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, मौलिक इकाई कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस कौन है, तो अभी हम लोगों ने देखा माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तीसरा नंबर में आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली बोला जाता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है, तो केंद्रक है, जिसको मस्तिष्क भी बोला जाता है, कोशिका का दिमाग भी बोला जाता है। अब प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। कुछ तथ्य है जो आप याद रखेंगे, इसके बाद जो है आप इतने चीजों को सीख के जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको सारी बात क्या होगी, तो आपको जो है पता चल जाएगा, यानी एनसीईआरटी आपको समझ में आएगा। अभी मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसको पूरा विस्तृत रूप में नहीं पढ़ा रहा, बल्कि एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आपको सिखा रहा हूँ कि एनसीईआरटी की बुक यानी कि जो आपकी टेक्स्ट बुक है
है ना, बिहार गवर्नमेंट की, उसको आप कैसे पढ़ेंगे, तो इतनी बातों का आप जानकारी लेके उसको पढ़ेंगे तो आपको सारी बात क्या हो जाएगी, समझ में आएगी। जैसे देखिए, तो याद रखने वाला बात क्या है कि कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है, केंद्रक नियंत्रण केंद्र है, माइटोकॉन्ड्रिया वो क्या कहते हैं, ऊर्जागिरी या पावर हाउस कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण कहते हैं, है ना, लाइसोसोम आत्मघाती थैली है, गोल्गी का क्या है, पैकेजिंग सेंटर है, और क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। बस यहां तक आप क्या करें, पढ़ लें, हमारी वीडियो को देख ले, वीडियो को रोक के कॉपी में क्या करें, रोक रोक के कॉपी में क्या करें, इसको लिख ले और इसको याद कर ले। तब आप जो टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो टेक्स्ट बुक आपको पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी। थैंक यू। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।